साथ में इंजीनियर डीसी कपिल जी, जो कि समाज की भरपूर तरीके से सहयोग करते हैं और इस लॉकडाउन के अंदर समाज की सेवा की। सर, इस समय जो मजदूर हैं, मजबूर हैं, वो प्लान कर रहे हैं और सरकार के आह्वान पर भी वो लोग नहीं रुक रहे हैं, तो क्या कारण है उनका प्लान करने का? सर देखिए, उनके प्लान करने का जो मेन कारण है वो ये है कि सरकारों को जो सुविधाएं उनको मुहैया करानी चाहिए थी। सरकार चाहे राज्य की हो और चाहे केंद्र की हो, उनको वो सारी सहूलियतें नहीं मुहैया करा पाई जिनकी उनको आज जो है इस आपदा की घड़ी में जरूरत है। अब यही कारण है कि उनको जिन किराए के मकानों में वो रहते थे, मकान मालिकों ने उनसे मकान खाली करा लिए हैं और वो सड़क पर आ चुके हैं। सड़क पर उनको पुलिस कार्रवाई नहीं होने दे रही, तो उन्होंने ये उचित समझा कि वो अपने जहां से चल करके यहाँ शहरों तक पहुंचे थे, उन शहरों से फिर वो गांव की तरफ अपने वहीं पर घूम कर जाए, ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन मेरा ऐसा मानना ये है कि उनका ये कदम की कोई ज्यादा अच्छा कदम नहीं माना जाएगा। जो कदम उठा करके वो 1000 किलोमीटर पैदल चल लेके मन से छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं, ये कोई समझदारी वाला कदम होता नहीं है। अगर वो सरकार ने आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी मजदूरों ने इकट्ठे होकर के अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन का रूप धारण किया है, वहीं पर सरकारें एकदम जो है हुई है और उन्होंने कोई ना कोई कदम उठाए जी। लेकिन जहां पर सरकारें जो है आवाज नहीं सुन पाई मजदूरों की, वहां पर वो मौन होकर के बैठी रही है। तो ये जो चीजें हुई है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और इनकी नागरिक भी जिम्मेदार है। सर, ये आपके वहां से वीडियो नहीं चल रही है सर, वीडियो बंद हो रही है सर। आप चालू हो गए? हाँ बोले सर, बोले सर। हाँ, मेरा कहना ये है जी कि जहाँ जहाँ पर मजदूरों ने संगठित होकर के अपनी आवाज उठाने का काम किया है, तो वहाँ की राज्य सरकारें तुरंत सचेत हुई है और उनका इंतजाम करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं जी। ये मजदूर जहाँ पे भी थे, जिस स्टेट में भी थे, अगर वहीं पर इकट्ठा होकर के आवाज उठाते तो शायद वहाँ की सरकारें अपनी बदनामी से बचने के लिए इनका इंतजाम करती। अगर कोई मजदूर 2 महीने 4 महीने के बच्चे को लेकर के या 2 साल 4 साल के बच्चे को लेकर के 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर अगर निकला है, तो ये मजदूरों का कदम भी कोई समझदारी भरा वाला कदम नहीं है। उनको पता है कि इतनी धूप में, इतनी तपती धूप में और जहाँ कोई साधन नहीं है, वो इस तरीके से निकले हैं, इसको भी कोई समझदारी नहीं कहा जाएगा। देखिए, ये जो आपदा है हर मनुष्य के जीवन की ये पहली आपदा है। आज भी होगी या नहीं होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहली आपदा है, इसलिए सरकारों को भी संभलने के लिए और पूरा इंतजाम करने के लिए इसमें वक्त लगता है, क्योंकि ऐसी आपदा सरकारों ने भी कभी नहीं झेली है। तो मजदूरों को थोड़ा सा धैर्य के साथ जो है इसमें कदम उठाना चाहिए था। लेकिन ये बात सत्य है कि सरकारें पूरी तरीके से विफल रही है। जहां जहां से मजदूर होते हुए अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, वहां का कोई ना कोई एमपी है, वहां का कोई ना कोई प्रतिनिधि है, वहां का कोई ना कोई एमएलए है। अगर अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी उन मजदूरों की आवाज को सुन करके काम किया होता, वो किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन प्रतिनिधि तो हर क्षेत्र का है ना जी। उन्होंने अपना प्रतिनिधि होने का फर्ज निभाया होता अपनी दलगत पार्टी की राजनीति ऊपर उठ करके, तो भी इन मजदूरों के दुख और दर्द को कम किया जा सकता था। लेकिन जैसा ड्रामा आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आप उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर 2-3 दिन से देख रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि सरकारें लोगों के मजबूरियों को समझ नहीं रही है, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। ये बेहद दुखद है और इस तरीके की दुखद भरी चीजें सरकारों को नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना। सर, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि आपने बॉर्डर का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश बॉर्डर का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया। सर, इस समय मजदूर मजलूम लोग जो हैं सर फुटबॉल बना रखे हैं,
केंद्र सरकार उन पर किसी तरीके का अमल नहीं कर रही है और राज्य सरकार वो अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। तो सर एक गोल फुटबॉल है कि जो भी जिधर से उधर लात मारता है वो मजदूर उधर को ही प्लान करना शुरू कर देते हैं। सर सरकार को 100% इस पूरे कोविड-19 के मामले में फेल हो चुकी है। फिर टीवी पर आकर के भाषण देने के अलावा उनके पास देश की जनता को कुछ भी कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं ट्रेनें शुरू कर रहे हैं, हवाई यात्राएं शुरू कर रहे हैं। अगर यही सब काम इनको करना था तो जब इसका मात्र 2 या 3 को थी उस समय अगर ये काम कर रहे होते तो आज ये बताएं या तो ये उस समय मुड़ते या फिर ये आज मुड़ते। ये कर क्या रही है सरकार का, केंद्र सरकार का रवैया देश के लोगों के प्रति, लॉकडाउन के प्रति बिल्कुल जीरो है, संवेदनशील है। और सरकारों ने जिस तरीके से पाठशालाएं बंद करके और शराब की दुकानें को खोलने का काम किया है, ये इनकी मूर्खतापूर्ण इनका ये डिसीजन है। अगर केंद्र की सरकार ये डिसीजन ना लेती तो किसी भी प्रदेश की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके की सरकार को कहां चला गया इनका सामाजिक जो दूरी बनाने का फार्मूला था। अब क्या देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? क्या देश के प्रधानमंत्री को बॉर्डर पर मजदूरों की लाखों हजारों की संख्या दिखाई नहीं दे रही? आज देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आज देश का गृह मंत्री चुप क्यों है? अब दोनों ने चुप्पी साध करके सीतारमण को आगे कर दिया है, जिसको कुछ भी नहीं पता, हिंदी पता ना अंग्रेजी पता नहीं किस रीजन के आधार पर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। वो जब विपक्ष की आलोचना करती है तो हिंदी बोलती है और जब लोगों को समझाने की बात होती है तो पिटन में है। और केंद्र की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में। जो मजदूरों की बदहाली हुई है, ये मजदूर आज 52 करोड़ के लगभग इस देश के अंदर है, एक बहुत बड़ी आबादी है। ये मजदूर बंद बना चुका है इस सरकार को उखाड़ने का। और ये इन्होंने अपनी सामाजिक विफलताओं जी राजनीतिक विफलताओं को ऊपर पर्दा डालने के लिए जो देश के अंदर लॉकडाउन किया, ये लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल है। ये ट्रंप नमस्ते की देन है। ये मोदी के बार जाने की आह्वान से कोरोना को देश में वापस लाने की देन है। ये सरकार की देन है। इस देश के अंदर कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी। और आज जो देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री देशभक्त से ट्रंप के प्रोग्राम के नाम पर आए। आज वो अहमदाबाद पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों से अगर वो उसकी चपेट में है तो नमस्ते ट्रंप की देन है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि देश के अंदर जो संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से बढ़कर के आगे बढ़ी है, अहमदाबाद जो आज पूरी तरीके से कोविड की चपेट में आया हुआ है, इस देश की जनता के साथ, मजदूर के साथ, इस देश के प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए, अपनी विफलता को साबित करनी चाहिए। सर आप माफी की बात कर रहे हैं और माफी से बड़ा काम कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वो आए रात को 8 बजे और 20 लाख करोड़ रुपए की आम जनता के लिए घोषणा कर दी है। जो सरकार गरीब मजदूरों को ट्रेन में बैठा करके उनके घरों तक नहीं भिजवा सकती, ट्रेन को चलाने में इनको कौन सा डिलीवर लाइसेंस लेना था? ट्रेन अगर ये 8 दिन तक लगातार बिना किसी से टिकट लिए जो भी इसमें जाना चाहता है, जहां भी जाना चाहता है, अगर 4 दिन भी सारी ट्रेनों को चला देते तो जो मजदूर की बदहाली है, ये बदहाली से बचा जा सकता था। मजदूर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक चले जाते और वो पैदल जाकर के अपने घरों तक पहुंच के होते। लेकिन अपनी ही ट्रेन, अपने ही रेल की पटरियां, अपना ही मजदूर, अपना ही देश, अपने ही सरकार होने के बावजूद भी केंद्र की सरकार ने रेलवे को चलाने की हिम्मत नहीं करी। ये मजदूरों का खून पीना चाहते हैं, मजदूरों को मारना चाहते हैं, गरीबों को हटाना चाहते हैं, गरीबी नहीं गरीबों को मारना चाहते हैं। अदरवाइज ये बताएं कि अगर ये 4 दिन में ट्रेन चला देते तो क्या नुकसान हो जाएगा? जब 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन की घोषणा करी तो उसको लॉकडाउन की
घोषणा करने से पहले आप इन सरकारी इन मजदूरों को और देश की जनता को देना चाहिए था कि लॉकडाउन 21 तारीख से शुरू होगा, 22 की बजाय ये 1 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू कर सकते थे और देश के तमाम मजदूरों को, तमाम व्यापारियों को ये 1 हफ्ते का समय देते कि जो भी जहां जाना चाहता है, जिसका भी जहां जाकर के ये लगता है कि वो वहां पर सुरक्षित रहेगा, 1 हफ्ते के अंदर वो वहां पर पहुंच जाए और 20 तारीख से लॉकडाउन हो जाए, तब इसकी बात से कभी आ रहा जाना तब है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रात के 12 बजे कहा कि जो जहां है वही रुक जाए, जो जहां था वही रुक गया। सरकार के आदेश का देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का पालन करते हुए देश की तमाम जनता ने केंद्र सरकार की बात को माना, लेकिन इन लोगों ने उसी बातों को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम में बांट करके इन्होंने जमातियों के नाम से, तबलीगी के नाम से सारा सोशल मीडिया घूमता रहा। ये तो शुक्र है इस देश के बहुजन मीडिया सम्मानित साथियों का कि देश के मजदूरों की आवाज को वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो इनका खरीदा हुआ मोदी मीडिया और जो बदलवा चेहरा बन चुका है इस देश का मीडिया, मीडिया उस मीडिया ने कहीं पर भी मजदूर की आवाज को बताया नहीं। एक मुस्लिम की कहीं पर भी कोई प्रकोप होती है तो पूरे देश को हिंदू और मुस्लिम में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बांटने में इस मीडिया ने काम किया। लेकिन कभी भी जायज समस्याओं को मीडिया ने काम इस देश के अंदर नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ तबलीगी जमात के 2000 या 1500 लोग ये जिनको आपने कहा कि जो जहां वहीं रुक जाए, भाई तुम्हारा पालन कर गए तो वहां पर रुके। आप कह रहे हो कि 2000 लोगों ने एकत्र भी कर दिया हुआ थे, तो जो 2 लाख आदमी बॉर्डर पे है, जो 2 लाख आदमी जगह जगह के बॉर्डर पर खड़े होकर के मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। क्या मुझसे कोरोना नहीं फैला? क्या देश के अंदर शराब की दुकान खोलने के बाद जो हजारों की संख्या में वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की संख्या उड़ाई गई, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या ये देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? वो पाठशालाएं बंद करके, मधुशालाएं खुलवा करके देश को क्या साबित करना चाहते हैं? क्या यही रामराज है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही रामराज है कि ये लॉकडाउन के समय में भी लोगों को दारू पीने से मना नहीं कर सकते? क्या है ये? क्या दिखाना चाहते? कौन सा रामराज है? ये रामराज नहीं है। ये देश में गरीब लोगों को खत्म करने की साजिश है। ये लोगों को खत्म करने के लिए इस देश के अंदर अपना तफरी मचाना चाहते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम के फार्मूले को इस देश के ऊपर लागू नहीं कर पाए। ये सोशल मीडिया पूरी तरीके से फेल हो गया। और आपने देखा होगा पीपल साहब जी, जो मीडिया भोंक रही थी, जी न्यूज के 29 पत्रकार और उनका सोशल मीडिया हाउस सील हो गया है। वो इस बात का गवाह है कि जो वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बोल रहे थे, आज वो मुस्लिमों के फैलाए गए संक्रमण से भी ज्यादा जो है दोषी है। वो बताएं कि वो तो एसी में बैठ करके अपने मीडिया हाउस को चला रहे थे, वहां पर संक्रमण कैसे होगा, कैसे होगा, उन्होंने कैसे धज्जियां उड़ाई, वो कैसे संक्रमित हुए? तो ये देश का मीडिया, ये देश का सर मैं आपको रोकूंगा सर। इस समय देखा गया लॉकडाउन के अंदर आम जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है, गरीब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में देखा गया कि जो कुछ लोग समाज से भी आगे आए या जो राजनीतिज्ञ आगे आए, जो मोदी किट निकाली गई थी उसमें भी बड़े पैमाने पर चुनावी प्रचार था सर। मोदी किट, उसमें मोदी जी का फोटो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है, वहां सांसद का फोटो है, वहां मंत्री जी का फोटो है। अरे भाई साहब, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बड़ा विनम्रता आदर के साथ में एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब पूरे देश की प्रिंटिंग प्रेस बंद है, जब पूरे देश का व्यापार बंद है, जब पूरे देश का बाजार बंद है, तो जिन डब्बों के ऊपर मोदी जी की फोटो छपी, जिन पैकेटों के ऊपर जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए ने अपनी फोटो छपवाई, वो प्रेस कहाँ खुली? वो कहां पर प्रेस खुली हुई थी? इससे ये भी तो हो सकता है कि लॉकडाउन को घोषित करने से पहले इन लोगों ने, इन जनप्रतिनिधियों ने, देश के प्रधानमंत्री ने जैसे नोटबंदी हुई थी अपने लोगों से कहकर के पहली नोट बदलवा लिए थे, हो सकता है प्रिंटिंग प्रेसों के अंदर बांटे जाने वाले डब्बों और पैकेटों के ऊपर अपनी फोटो पहले छपा ली हो जी। ऐसा नहीं है तो मुझे बताएं, जब सारे मार्केट बंद है, जब सारी प्रिंटिंग प्रेस बंद है, कोरोना की घोषणा होने के बाद जब 22 तारीख को कोरोना
कोरोना के लॉकडाउन की घोषणा हो गई और सारी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, तो मोदी जी बताएं कि उनकी फोटो वाले डब्बे कहाँ गए उनके डब्बे। इसका मतलब आप जो है इस देश के अंदर अपनी फोटो छपवा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आप इस देश को लॉकडाउन के लिए, मुझे आप एक बात बताएं, जो करोड़ों लोग 130 करोड़ जनता, मैंने मान लिया कि भाई इसमें से कुछ करोड़ मजदूर सड़कों पर है, माना, लेकिन मैक्सिमम जनता ने जब भी देश के प्रधानमंत्री ने ताली पिटवाई, मोमबत्ती जलवाई, मोबाइल की लाइट जलवाई, जो भी किया जनता करती रही। ईमानदारी के साथ जनता ने लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन इसको कौन सा कुत्ते ने काट लिया था? इसको क्यों इसने दारू की दुकानें खुलवाई? कितने कहा इसको दारू की दुकानें खुलवाने के लिए? इसको जो है तुरंत जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी सर, चलते चलते फिर मैं यही कहूंगा सर, 20 लाख करोड़ रुपए की जो धनराशि दी है सर, वो किस तरीके से आम जनता तक पहुंचेगी? सर वो उसी तरीके से पहुंचेगी, ट्रिपल साहब जैसे 15 लाख रुपए काले धन के पहुंचे हैं, वो उसी अकाउंट में पहुंचेगी। देश की सम्मानित जनता अपने उस अकाउंट को खोल करके रखे, पासबुक को अपनी जेब में रखे। काले धन का 15 लाख रुपए जो 2014 के चुनाव से पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के खाते में देने की बात कही थी, और देश का बेशरम गृह मंत्री बाद में गंजी डांट पर हाथ फेर करके कहता है कि ये तो जुमला था। तो इन जो हरामखोरी उस समय पे गई थी, वही हरामखोरी ये इस 22 लाख करोड़ के इस पैकेज के अंदर करेंगे। किसी अकाउंट में कुछ नहीं आने वाला, ये सिर्फ दिखावा है। और मजदूरों की मांग पर, बच्चों की मांग पर, बेरोजगारों की मांग पर, किसानों की मांग पर, महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार के मांग पर घटती हुई बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के नाम पर जो सरकार चारों तरफ से गिर चुकी थी, उस विफलता से बचने के लिए जो इसमें ड्रामा ये खेला है, और जो ये कोशिश कर रहे थे कि तो हिंदू मुस्लिम में बांट करके देश को ये दिखाएं। अभी बहुत सारे प्रधान ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ना होते तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अब तक तो हम मर चुके होते, मोदी जी ने बचा दिया। सर मोदी जी हैं तो मुमकिन है सर, ये नारा चल रहा है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी है या अंधभक्तों का नारा चल रहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी है मुमकिन है। बिल्कुल, अगर मोदी नहीं होते तो इस देश के अंदर कोरोना ना आता, अगर मोदी ना होते देश के अंदर ट्रंप नमस्ते ना होता, अगर मोदी ना होते तो इस देश की एयरपोर्ट व्यवस्था समय रहते हुए रोक कर दी जाती, ताकि बाहर से कोरोना इस देश के अंदर नहीं आता। इसलिए ये जो एक जुमला है 22 लाख करोड़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इतना कुछ होने वाला नहीं है। जो सरकार अपने मजदूरों को, देखिए मजदूर कौन है, आप ये भी समझ लीजिएगा, देश की टोटल 130 करोड़ आबादी में से मात्र 65% लोग इस देश की लोकतंत्र की सरकार में भागीदारी बनकर के वोट देते हैं। ये जो 65% आबादी देश की है, ये उन लोगों की है जो गरीब लोग हैं, जो लाइन में खड़े होकर के चुनाव वाले दिन खड़े होकर के वोट देते हैं। एसी में बैठा हुआ आदमी कभी वोट डालने नहीं जाता। वही 65 करोड़, वही 65% आबादी जो वोट दे करके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करती है, आज उसका बहुत बड़ा 80% रोड पर खड़े होकर के भीख मांगने के लिए जो है विवश है। तो कहाँ है इनका लोकतंत्र और कहाँ है इनके जो है पैकेज, जो सरकार अपने मजदूरों के लिए, अपने गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती, उनको गांव तक जाने की व्यवस्था नहीं कर सकती। उस सरकार का ये 20 लाख करोड़ पैकेज देने का मामला बिल्कुल छूटा है, और ये जनता, पूरे देश की हमारी जनता इसको समझ रही है। ये कोरोना को जिस तरीके से पुलवामा इन्होंने किया, उसी तरीके से ये कोरोना को भी लेकर के देश में अपनी वाई उठना चाहते थे, लेकिन ये सरकार इस तरीके से फेल है। और इस सरकार को 0 नंबर प्रत्येक देशवासी को देना चाहिए, चाहे वो लॉकडाउन के अंदर अपने घर में कैद है, चाहे उसने ईमानदारी के साथ में इस लॉकडाउन का पालन किया है, और चाहे वो मजदूर है जो आज सड़कों के ऊपर परेशान है। देश के हर नागरिक को नकारना चाहिए सरकार को, और आने वाले समय में बात नकारने के साथ साथ ये जरूरी है कि 2024 तक क्या इन पैरों में पड़े हुए चालीन मजदूरों को याद रहेंगे, या फिर ये अपने पौधे में टिक करके फिर ये नाराजगी हुई करेंगे जो आज तक ये 70 सालों में करते रहे हैं, जो बाबा साहब के मिशन की दी हुई वोट के अधिकार को समझ नहीं पाए, और छोटे छोटे लालच में कभी
कभी हद्दे में, कभी पौधे में, कभी मुक्के में, कभी पतली में, कभी कम्बल में, कभी साड़ी में जो ये लोग फंसते रहे हैं, इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस घाव को, जो ये घाव लॉकडाउन के दौरान इस देश की सामान्य जनता को, गरीब लोगों को मिला है, इसको 2024 तक ये भूले ना, और 2024 में लोकतंत्र में इसका ये बदला ले, अपने वोट के अधिकार के साथ बदला ले। सब चलते चलते जो गरीब आवाम है, मात्र 1 मिनट में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश तो यही है कि किस तरीके से ये सरकार अमीरों के बच्चों को सुविधाएं दे रही है, एयरपोर्ट से उनको लाया जा रहा है, धोया जा रहा है, और किस तरीके से गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस दर्द को ये जनता अपने जीवन में, चाहे किसी का कितना भी जीवन बचा है, उसको याद रखे, और आने वाले समय में चुनाव चाहे राज्यों के अंदर हो और चाहे केंद्र की सरकार के चुनाव हो, जब जब भी उनको अपने वोट को देने का मौका मिले, तो इस सरकार को, इस केंद्र में बैठी हुई सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें, और इनको इस बात का एहसास कराएं कि यही मजदूर है जो लाइन में खड़े होकर के लोकतंत्र की स्थापना करता है। अमीर लोग कभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं करते। जिन अमीरों की इनको चिंता है, जिन अमीरों को ये एयरपोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं, एयरलिफ्ट के माध्यम से हो रहे हैं, और जिन गरीब लोगों को ये डंडा मार रहे हैं, डंडे की चोट को, आहट को, वो आने वाले चुनाव से भूल लेना, और अपने वोट की कीमत के आधार पर इस सरकार को जवाब दें, ताकि आने वाले हर चुनाव में, जो चुनाव का मुद्दा हो, गरीबी हो, मजबूरी हो, मजदूरी हो, मजदूरी के नाम पे, गरीबी के नाम पे चुनाव लड़े जाए, बाकी मुद्दों के नाम पर आने वाले समय में चुनाव ना लड़े जाए। मेरे देश की सम्मानित जनता को मेरा यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब, आप थे हमारे साथ में डीसी कपिल साहब, जिन्होंने विस्तार से सरकार को आड़ो हाथे लेते हुए बताया कि आज जो सरकार के अंदर जो कोरोना महामारी है, वो एक साजिश के तहत, और जो राजनीति की जा रही है, एक तरफ जो ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, इधर कांग्रेस भी है, उधर बीजेपी भी है, दोनों के अंदर एक शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन गरीब जनता को फुटबॉल बनाया गया है। फिर कल मिलेंगे इसी समय किसी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।